मित्रों, बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में आज हमारे साथ में हैं उदयपुर के होनहार नौजवान अंकुश कोठारी। पिछले दिनों आपने खबरों में ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उदयपुर के अंकुश कोठारी को 429वीं रैंक हासिल हुई है। इस अप्रतिम सफलता पर अंकुश को खूब सारी बधाइयां हम सब की तरफ है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर इस तरह की सफलता अर्जित की जाती है। आपकी अगर थोड़ी सी पहले की उपलब्धियों की चर्चा करूं मैं, तो पढ़ाई में आपने आईआईटी कानपुर से 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके अलावा कैट 2019 की परीक्षा में आपको आईआईएम बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ आपका सिलेक्शन हो गया था। आईआईटी कानपुर से 2016 में ग्रेजुएशन करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में आपका प्लेसमेंट भी हो गया था, लेकिन आपका मन सिविल सेवा परीक्षा की तरफ था और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय प्रशासनिक सेवा या इसकी जो आनुषांगिक सेवाएं हैं उसमें आकर के, और आपकी तमन्ना थी, आपके मन में भारत को लेकर के, भारतीय समाज को लेकर के काम करने की इच्छा थी, वो फलीभूत हुई। बहुत बहुत बधाई आपको अंकुश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, आकाशवाणी श्रोता परिवार की तरफ से आपको खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद सर। ये उपलब्धि हासिल हुई है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि चूंकि आप पहले से इसमें लगे हुए थे और तीसरे प्रयास में ये सफलता मिली है। बहुत सारी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसमें। आपकी अपनी पढ़ाई होती है, प्रतिभा होती है, और उसके अलावा सही मौका और सही समय का इंतज़ार अभ्यर्थी को करना पड़ता है। पहले प्रयास में भी पढ़ाई पूरी आपने की, दूसरे में भी की, दूसरे में आपने इंटरव्यू भी दिया था, और तीसरे प्रयास में इंटरव्यू के बाद आपको सफलता मिली है। तो कंसिस्टेंटली आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहे, और जब इस तरह का परिणाम आपके सामने आया तो उस वक्त किस तरह की फीलिंग हुई? एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है कि हाँ, मेरे प्रयासों को रेखांकित किया गया और मुझे सफलता अर्जित हुई, तो एक संतोष का अनुभव हुआ। बिल्कुल सर, जो जर्नी थी वो आसान नहीं रही थी। जैसे कि बताया कि तीसरा प्रयास में सफलता मिली है, तो इस दौरान और घर पर रहकर उदयपुर से ही मैंने तैयारी करी है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव इस दौरान आए, जब जहाँ पे लगा कि मतलब पहले आईआईटी कर रखा है और अभी आईआईएम में भी एडमिशन हुआ, बट यहाँ पे लगा कि शायद सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है इसमें बिल्कुल कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मे बी इट्स नॉट द राइट वे, मे बी अपने को कुछ और करना चाहिए। तो ऐसे दौरान एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो मैंने कोशिश करी कि बनाए रखूं। मेरी मदर जो है उनका भी पूरा सहयोग रहा, योगदान रहा। मदर ही जो है वही अर्निंग है और उन्होंने ही मुझे संभाला है, मैं मदर के साथ ही रहता हूं। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर के मैं जुटा रहा और फाइनली आई कुड गेट द रैंक। बिल्कुल, एक जो तुरंत खुशी महसूस होती है रिजल्ट आने के बाद में, तो आपको पहले से ही पता था कि रिजल्ट आने वाला है और आपने खुद ही देखना शुरू किया था, या आमतौर पर हम देखते हैं कि आपको कोई बताता है, आपका परिचित या मित्र, तो आपकी खुशी दोहरी हो जाती कि आपकी सफलता को बांटा गया है। आपके जो वेल विशर्स थे वो भी चाहते थे कि अंकुश सफल हो। तो किस तरह से आपको पता लगा कि रिजल्ट आया है और उसके बाद का क्या आलम रहा? जरूर सर, जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम में अपने ही कुछ कामों अगर मैं बिजी था, और एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, और उसको कॉल करके बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने कहा अरे मैंने तो देखा ही नहीं है। मैंने उसी टाइम फ़ोन रखा और फिर अपना नाम चेक किया। तो एक जो धक धक मोमेंट होता है वो एक्चुअली इतना मिल नहीं पाया, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता लग गया था फ्रेंड के थ्रू कि सिलेक्शन तो हो गया है। तो और उस वक्त पता चलता है कि आपके जो मित्र होते हैं वो आपको कितना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जरूर। वो चाहते हैं कि ये सफल हो, और जब ये सफलता की सूचना देते होते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी उनको महसूस होती है। बिल्कुल, आपको भी खुशी खूब सारी हुई होगी, आपके परिजनों को खूब खुशी हुई होगी, और हम लोगों को भी बहुत खुशी है, उदयपुर के तमाम लोगों को, कि भाई एक माहौल ऐसा बन रहा है जब उदयपुर के युवा लगातार सिविल सेवा परीक्षाओं में आ रहे हैं। बहुत सारी दूसरी परीक्षाओं में तो पहले से ही उत्तीर्ण होते रहे हैं, सफल होते रहे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में एक कंसिस्टेंटली पिछले 2-3-4 साल से एक ऐसा सिलसिला बन पड़ रहा है कि यहाँ से युवा आ रहे हैं। तो ये चीज़ बताइए, आपने जैसे कहा कि कोई तैयारी आपने बाहर से मदद नहीं ली थी या न कोचिंग की थी, तो क्या ये मुश्किल होता है तमाम चीज़ों के बारे में पता लगाना? किस तरह के पेपर का पैटर्न होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे आपने अरेंज किया, किस तरह से सूचना एकत्रित की और पढ़ाई का सिलसिला कैसे बनाए रखा आपने?
सर जैसे कि आईआईटीज़ में कह सकते हैं कि कोचिंग ज़रूरी होती है, काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें मैं कहूँगा कि कोचिंग की इतना महत्व नहीं है जितना महत्व है गाइडेंस का। आप सीनियर्स से बात कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे आजकल काफ़ी सोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ से भी दिख सकता है। तो मेरे केस में यह रहा कि मैंने ऑलरेडी जो टॉपर्स थे उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह देखी थी इंटरनेट पे, तो मुझे जो जीएस कंपलसरी पेपर होते हैं उनमें कभी दिक्कत नहीं आई। मेरा अच्छा स्कोर रहा तीनों बारी। परंतु ऑप्शनल का जो पेपर मेरा रहा, एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था यहाँ पे, ये पेपर थोड़ा आपको फैक्चुअली काफ़ी कंटेंट डालना होता है, स्कॉलर्स लिखने होते हैं, यह सब मुझे पहले आइडिया नहीं था। और लोग ऑप्शनल में यूजुअली कोचिंग करते हैं जो मैंने नहीं करी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने में। और जो पिछली बारी मैंने जो इंटरव्यू दिया था तो फाइनल सिलेक्शन मेरा एक्चुअली इसलिए रह गया था कि ऑप्शनल में काफ़ी कम नंबर थे। तो यह मैंने खुद जाना पहचाना कि किस तरीके से ऑप्शनल को आप वर्क करें। यानी आपने पिछली बार की जो तैयारियां थी या कहीं भी आपको ऐसा लगा कि इस वजह से मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको आपने फाइन ट्यून इस बार कर दिया। बिल्कुल सर। ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपकी निजी राय क्या है? तमाम जो अभ्यर्थी होते हैं वो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, चूंकि पहले से ही उसकी भूमिका उनके पास में होती है, तो वो सब्जेक्ट लेते हैं। आपने एक डिफरेंट सब्जेक्ट चुना और इस सब्जेक्ट के बारे में ये धारणा है कि अच्छा सब्जेक्ट है और लेते रहे हैं और इसमें सफल होते रहे। तो क्या सब्जेक्ट का वाकई कोई फर्क पड़ता है क्या? और क्या ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन होने या नहीं होने की एक जो विभाजक रेखा है वो बन जाती है, या फिर अंतिम रूप से जो तैयारी है वही काम आती है? जरूर सर, यूपीएससी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि वो स्केलिंग करे और किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न आने दे। इसलिए मेरे लेवल प्लेइंग फील्ड वो प्रोवाइड करवाता है। जरूर सर, जरूर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लें। जैसे कुछ लोगों को जो अपनी ब्रांच या ग्रेजुएशन की फील्ड होती है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, और वो उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, और वो एक अच्छा चॉइस भी है बिकॉज आप ऑलरेडी उसमें एक बेस बना हुआ होता है। मेरे केस में ये रहा कि मैंने कॉलेज में ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज किए थे काफ़ी, तो मुझे इधर काफ़ी रुचि थी। आईआईटी के दौरान आपने किए थे कोर्सेज? बिल्कुल, वहाँ पे हमें ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज ऑफर होते थे। मैंने सोशियोलॉजी में किए थे और मैं वही यहाँ पे भी लेने का सोच रहा था। फिर मुझे एडवाइस मिली कि एंथ्रोपोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शनल है। मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, तो यह मैंने लिया। तो इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो आप बाहर, इंजीनियरिंग के बाहर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, ये आजकल काफ़ी डिमांड में है। अंकुश, जैसे इसकी 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला प्रीलिम्स हो गया, वो आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है, आपको पीछे नहीं देख के आगे का रास्ता देखना है। फिर मेंस जो है वो सबसे एक जटिल इसका चरण है और इसमें कई तरह के पेपर्स होते हैं। 4 तो GS के हो गए, उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, निबंध का हो गया, और फिर आपके ऑप्शनल्स के पेपर्स, यानी कुल मिला के 9 पेपर्स 9% जी बिल्कुल होते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? किस तरह से रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बताएं। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मेरे हिसाब से एक साथ होनी चाहिए। मेरा प्रीलिम्स हमेशा से स्ट्रांग रहा, तीनों बारी मैंने कंफर्टेबली पार किया प्रीलिम्स को। मेंस में मेरा पहली बार में ये रहा कि प्रीलिम्स का पेपर आते आते तक मेरा ऑप्शनली तैयार नहीं था। तो यहाँ पे मैं यह कहूँगा कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसमें से आप अलग से प्रीलिम्स को सोच के या ऐसे ना पढ़ें। आप जो एक चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को नोट डाउन करें, वो दोनों जगह काम आएगी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो एक बैलेंस स्ट्रेटेजी रखें और दोनों को साथ में मिला करके तैयारी करते हुए चलें। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो आपकी मेंस में GS के जो पेपर्स हैं वो उसके साथ साथ तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। इवन ऑप्शनल भी? ऑप्शनल डिपेंड करेगा कि कौन सा है। जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है तो उसका तो GS से कोई लेना देना नहीं है, जी। तो ऑप्शनल एक अलग हो गया। बट प्रीलिम्स में ये रहेगा कि आप 1 महीना पहले सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लीजिए, बट उसके पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दोनों की कंबाइन करें, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। जी, हम लोग जैसे तैयारी करते हैं तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर कोशिश करते हैं कि हर चीज को एक गणितीय सटीकता में लेके आ जाएं कि भाई कितने महीने और कितने घंटे पढ़ाई करने पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की जो गणितीय सटीकता है वो क्या इसमें काम आती है या नहीं आती है? और मोटा मोटी कोई इसका फॉर्मूला है कि भाई आपको प्रीलिम्स की तैयारी इतने महीने पहले शुरू करनी चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई एक बन सकता है?
सर मुझे नहीं लगता कि ये नंबर ऑफ आवर्स या गणित से इसमें होता है। जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते रहे, 12 घंटे 14 घंटे, तो मेरे हिसाब से यह सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टारगेट रखें और जो आपने फिर डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करें। अब भले वो आप 5 घंटे में करें या 10 घंटे में करें, तो जो आप सोच के चल रहे हैं उसको ख़त्म करें, ये इंपॉर्टेंट है। जी, जीएस और ऑप्शनल के पेपर तो आपको तैयार करने हैं, इसका हमने थोड़ा सा समझा है। उसके अलावा थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट जो इसका है वो निबंध का पेपर है मेंस में। तो उसके लिए क्या आपको निबंध के कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए और खुद अपने निबंध लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? किस तरह से उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है? निबंध में या ऐसे जो बोलते हैं उसमें मेरा ठीक स्कोर रहा। निबंध में ये होता है कि आप जैसे जब जीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही आपका ऐसे का तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि टॉपिक्स अपने वही आते हैं, वुमेन पे हो गया, एनवायरनमेंट पे हो गया, वगैरह वगैरह। बस आप ये प्रयास कर सकते हैं कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसको एक ही डायमेंशन में न लिखें और अलग अलग तरीके से सोचें, अलग अलग एंगल से सोचें कि इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या असर होगा, पॉलिटी पे क्या होगा। तो इस तरीके से आपका जो एक निबंध है वो एक मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा जी, और एक अच्छा हो जाएगा। आपका जो इंक्लिनेशन है किसी विचारधारा विशेष के प्रति जो आग्रह है वो उसमें झलकना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको वो चीजें बतानी है जो लॉफुली करेक्ट हो। ओके, बिल्कुल सही। जी अंकुश, जैसे आपने कहा कि 3 साल तीसरे प्रयास में आपको सफलता मिली है और कई बार संदेह और शंकाएं होती है अपने को लेकर के कि भाई मैंने जो रास्ता चुना है, मेरा जो चयन है वो ठीक था या नहीं था, मेरे जो निर्णय थे वो ठीक रहे या नहीं रहे। तो इस तरह की जो शंकाएं हैं वो हर एक के जीवन में आती हैं। किस तरह से आपने उनको ओवरकम किया कि भाई नहीं, मेरा रास्ता सही है, निर्णय मेरा सही है, अंततः चाहे जो भी हो इसका परिणाम हो? यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम आते हैं। पहला हो गया कि इमोशनल सपोर्ट, वो फैमिली से मिल सकता है। मेरे लिए मेरी मदर जो है, माता जी, हमेशा साथ रहे और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। कभी भी जैसे आप डाउन होते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो वो हमेशा आपके पीछे खड़ी रही। कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया, बुरा लग रहा है, वो हमेशा सपोर्ट करते रहे कि कोई बात नहीं और पढ़, अच्छा होगा। तो एक तो यहाँ से मुझे इमोशनल सपोर्ट मिला। एक दूसरा होता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो आप अब एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखें, क्योंकि जैसे मैं आईआईटी से था तो मुझे लगा कि चलो कभी जरूरत पड़ी तो मैं उस फील्ड में वापस जा सकता हूँ, या फिर एक एमबीए का कैट का मेरा एक अच्छा स्कोर रहा। तो आप एक ऑप्शन भी तैयार रखें, क्योंकि यूपीएससी में जरूर कहूंगा कि एक, लेकिन सबके पास ये लग्जरी होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आईआईटी भी कर रखी थी और कैट भी क्रैक कर लिया था, तो कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी में लगे रहते हैं, तो उनके पास ऐसा बैकअप होता नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? जी, और यूपीएससी क्योंकि एक बहुत ही कहना चाहूँगा मैं कि काफ़ी फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं, तो आप सिर्फ इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी तहे दिल से कर रहे हैं तो आपके पास इतना नॉलेज बेस आ जाता है कि आप बाकी एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे आरबीआई के एग्जाम हो गए, नाबार्ड वगैरह दूसरे एग्जाम्स हो गए, आप इन पर भी एक नज़र रखें और चाहे तो आप उनको भी अपीयर हो सकते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। बिल्कुल। अंकुश, जैसे हम बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़ते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में कई ऐसे हैं जो बरसों से वहां बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बाल भी उनके सफ़ेद हो गए हैं। तो ये जो है, मतलब भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रति एक आकर्षण और उसकी तैयारी को लेके जुट जाना बहुत सारे युवा करते हैं, और इसमें बदकिस्मती ऐसी है कि सभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि आपके पास सीटें लिमिटेड है। तो क्या आपका दर्शन होना चाहिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए इस तरह के एग्जाम को लेके? कितनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के साथ इस तरह के एग्जाम्स में आपको अपीयर होना चाहिए? क्योंकि दिक्कत है कि भाई आप अंततः नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये तमाम जो दुश्चिंताएं घेरे रहती हैं आपको, वो किस तरह से आप दूर कर सकते हैं और सिर्फ आपका ध्यान, फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ हो? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी बात भी है ये कि इतने युवाओं का रुझान है सिविल सर्विस के प्रति और इसमें आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। परंतु एक अगर देखा जाए तो कमी यह भी है कि काफ़ी साल देने पड़ते हैं और एक अनसर्टेनिटी रहती है, सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड है काफ़ी। तो यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आप अपना कॉन्फिडेंस रखें और माइंड में अपना बैकअप बना के रखें, परंतु अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही हो, खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर कर सकते हैं। इसमें मैं रैंक 3 जो लास्ट रैंक के थे, जुनैद अहमद सर, उनका एग्जांपल दूंगा। उन्होंने कहा था सेलेक्ट होकर कि मैं किसी आईआईटी से नहीं हूँ, मैं हूँ ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सादा यूनिवर्सिटी से, और वो रैंक 3 लेके आए। बिल्कुल लेके आए, कोई भी ला सकता है। तो आप अपने आप पे अगर भरोसा रख सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल होंगे। आपका तो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट है, लेकिन बहुत सारे इसमें अपीयर होने वाले युवा बहुत साधारण एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आते हैं और उनमें से कई सफल होते हैं।
तो इसमें आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो प्ले करता है, आपके दिमाग में ही भले प्ले करता हो, और क्या उसको इस तरह की जो है वो करने देना चाहिए, मतलब आपको उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना ज़्यादा ठीक रहता है? बिल्कुल सर, यह एक खूबसूरती है यूपीएससी के एग्जाम की जो कैट वगैरह में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे आपका पास रिकॉर्ड मांगा जाता है। यूपीएससी में आपके पहले ग्रेजुएशन में कितने नंबर रहे हैं या आपने कौन से तीर मारे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपना बायोडाटा फॉर्म एक होता है हमारा, उसमें पूरा खाली अचीवमेंट्स वगैरह में कुछ नहीं अचीवमेंट्स, और इंटरव्यू में 200 नंबर ला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो यूपीएससी सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है, और एक चांस देता है कि अगर आपने पहले कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, आप अभी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खूबी है। कुछ जैसे हमने इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछा जानबूझ के कि भाई इंटरव्यू तक पहुंचना एक बड़ा अचीवमेंट पहले से ही है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आप बता पाएं कि जो व्यक्तित्व परीक्षण है, या मैं ये कहूँगा कि जिस पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो उसमें भी क्या कुछ तैयारी वगैरह करके आप गए थे? लास्ट ईयर आप कह सकते हैं कि मैं इतना तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ आपका अचीवमेंट्स पे और नॉलेज जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर हो जाएगा, परंतु इंटरव्यू के लिए भी तैयारी होनी चाहिए, मुझे रियलाइज हुआ, और इस बार मैंने तैयारी करी। बिल्कुल। कई बार जैसे फनी चीजें भी पढ़ने को मिलती है कि भाई यूपीएससी के इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई बताइए कितनी सीढ़ियां चढ़ के आप आए हैं, बताइए आपके कुर्ते में कितने बटन हैं। तो वास्तव में इस तरह के सवाल कभी कभार पूछ लेते हैं, या बहुत सीरियस किस्म का होता है और आपके तमाम मुद्दों पर विचार जाने जाते हैं, आप में कितनी एनालिटिकल पावर है, देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी सोच का दायरा कितना विस्तृत है, व्यापक है, वो सब चीजें देखी जाती है? जरूर सर, मोस्टली आपकी सोच के ऊपर और आप कितना जागरूक हैं, क्या सोचते हैं समाज के बारे में और इंटरनेशनली वर्ल्ड के बारे में, वो ही जाना जाता है वैसे तो। परंतु कभी कभार थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए या आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऐसे पूछ लेंगे कि आप बाहर बैठे हुए वेट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो कोई बता देगा तो कि उसमें आपके नंबर नहीं काटे जाते। नंबर, बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि उसमें नंबर नहीं काटे जाते, वो सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, बस। बिल्कुल अंकुश, खूब सारी बातें हुई और थोड़ा सा आपके बारे में और जानने की इच्छा है कि आईआईटी आपने किया, उससे पहले आईआईटी में जाने के लिए आपने खूब पढ़ाई की होगी, फिर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई आपने की, कैट आपने कर लिया। तो क्या हम ये माने कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना यही आपके जीवन में है, या फिर किताबों से बाहर भी आपकी कोई दुनिया है, आपके ऐसे शौक भी हैं जिनको जानना हमारे लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि मानसिक और शारीरिक दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, और कंटिन्यूसली किताबों में रह करके तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है पढ़ने की वो भी डाउन हो जाती है। तो मैं हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में आगे रहा हूँ। अच्छा। मैं पिछले अभी 6-7 महीने से रोज सुबह साइकिलिंग पे जाता हूँ। इसके पहले मैंने कॉलेज टाइम पे और उसके बाद बास्केटबॉल में डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं गिटार बजाता हूँ फ्री टाइम पे, पहले परफॉर्म भी करता था। तो मेरे कुछ अलग अलग हॉबीज है जिनको मैं टाइमली परस्यू करता रहता हूँ, इससे एक चेंज भी हो जाता है। घूमने या फोटोग्राफी वगैरह का भी शौक है? बिल्कुल, फोटोग्राफी तो नहीं करी इतनी ज्यादा, पर घूमने का बहुत शौक है। इंडिया के करीब करीब 4 कॉर्नर्स में मैं गया हुआ हूँ। अच्छा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है, आप घूमते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल इसका भी शौक है। खूब सारी आपको बधाइयां एक बार पुनः, और बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको वांछित सेवा मिले इसमें, और उदयपुर का आपने नाम रोशन किया है। जहां भी आप सेवाएं देंगे उदयपुर को ज़रूर मिस करेंगे, ये जगह ही ऐसी है। और तमाम जो उदयपुर के नौजवान हैं जो अपने करियर के लिए कई तरह की परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल बन के उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि आप प्रेरित करते रहेंगे लंबे समय तक उदयपुर के युवाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत थैंक यू सर, माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन।